हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। क्लास 12th का वन शॉट सारे वीडियो बायो के मैं तो करवा ही रहा हूँ, साथ ही साथ क्लास 10th वाले बच्चों की जो डिमांड थी कि भैया क्लास 10th की भी सारी वीडियोस वन शॉट में कंप्लीट करी जाएं और जल्दी जल्दी करी जाएं। तो आज हमारा यही होगा आज का टारगेट, जैसा कि आप थंबनेल देख के ही आ रहे होंगे कि क्लास 10th का वन शॉट वीडियो खत्म किया जाए जल्दी से जल्द। तो आज हम ये लेके आ गए हैं आप सभी का फेवरेट चैप्टर, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। आज के क्लास में हम कवर करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन वन शॉट, जिसको हम लोग आपके मतलब कि एनसीईआरटी में आपके कहती है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। आखिर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं आप सभी को कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस। स्टार्ट करते हैं बिना किसी भी टाइम वेस्टेज के साथ कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस इट्स न्यू इंडिविजुअल विथ सिमिलर टू देमसेल्व्स। इसका मतलब यह है कि रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। सेम, ठीक है जी। अब एक बात यहाँ पे ये भी आप जान लीजिएगा कि अगर सेम है तो इसका मतलब क्यों सेम है, क्योंकि उनकी जेनेटिक मटेरियल सेम है, ठीक है। नेक्स्ट करा कि न्यूक्लियस ऑफ सेल कंटेन्स डीएनए, दैट इज डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, कॉमा साथ साथ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है जी, विच इज द हेरिडिटरी मटेरियल। जो आपका चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, सॉरी हेरिडिटी एंड वेरिएशन, वहाँ मैं आपको बताऊंगा। हेरिडिटी का मतलब आप जान लीजिए, हेरिडिटी का मतलब यही होता है कि ऐसा मटेरियल जिसकी वजह से हमारे कुछ कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो सके, उसे हम लोग कहते हैं हेरिडिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिकता, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट है डीएनए रेप्लिकेट्स फ्रॉम न्यू सेल्स कॉजिंग द वेरिएशन। अब भाई देखो, हम सारे इंसान हैं, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो तो सारे इंसान ही तो हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से सिमिलर नहीं लगते। क्यों? क्योंकि हमें एक लिटिल बिट ऑफ वेरिएशन की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। अब कह रहा है वेरिएशन आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल, साथ ही साथ स्पीसी ओवर द टाइम एज वेल एज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, लिटिल बिट वेरिएशन, अब एक दिन में अचानक बदलाव आ जाएगा तो भी पॉसिबल नहीं है, और एक दिन में आने वाला बदलाव भी हम झेल भी नहीं सकते। तो हमेशा याद रखिएगा, वेरिएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट लीड्स टू द इवोल्यूशन। कहने का मतलब आपका थोड़ा थोड़ा वेरिएशन नहीं आए, लेकिन रेगुलर आएगा, ठीक है। आइए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे पहला हमें दिखता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक जान लीजिए। एसेक्सुअल की मैं बात करूंगा तो एसेक्सुअल में हम क्या क्या देखेंगे। एसेक्सुअल में क्या होगा, सिंगल इंडिविजुअल गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल। यहाँ पे दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, गैमीट्स यहाँ पे नहीं बनते हैं, और न्यू इंडिविजुअल जो होता है वो अपने पेरेंटल जनरेशन या फिर अपने पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल एज अ मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। हमें रैपिडली चाहिए कोई प्रोडक्ट तो आप उसके लिए एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज कर सकते हो। एडॉप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिजम्स, हायर ऑर्गेनिजम्स जिसमें हम आते हैं, हम लोग इसको नहीं करते, इसमें हम लोअर ऑर्गेनिज्म के बारे में ही यहाँ पे चर्चा करते हैं, ठीक है जी। याद रखिएगा फर्स्ट वाली लाइन्स यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे नो टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, नो टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है जी। यहाँ पे किन्हीं भी दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट बात करेंगे हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इसके कैरेक्टर्स वहाँ के जस्ट उल्टा हो जाएंगे। वहाँ पे दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। टू पेरेंट्स इट नीड्स टू बी रिक्वायर फॉर द टू पेरेंट्स। टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा यहाँ, दैट इज एक होगा मेल, दूसरी होगी फीमेल, एंड दे बोथ नीड्स टू गिव राइज द न्यू इंडिविजुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट को ही नहीं बोलते। दो पेरेंट्स मिलें जिसमें से एक पेरेंट होगा मेल, एक पेरेंट होना चाहिए मेल, दूसरा होना चाहिए फीमेल, और यही नहीं,
दोनों मिल के अपने ही जैसे आइडेंटिकल फर्टाइल लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करें, मतलब जन्म दें। याद रखिएगा, फर्टाइल, दैट वुड बी द क्लियर एंड क्रिस्टल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जाम्पल। ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें कह रहा है गैमीट्स आर फॉर्म, यहाँ पे गैमीट्स बनेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेल गैमीट्स, आप सभी जानते हो मेल गैमीट्स को स्पर्म सेल्स बोलते हैं, ठीक है, और फीमेल गैमेट्स को हम ओवा या एग बोलते हैं, ओवा और एग। ठीक है जी। तो यहाँ पे गैमेट्स की ज़रूरत भी पड़ेगी, मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट है न्यू इंडिविजुअल इज जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। इसका मतलब क्या है? जेनेटिकली तो सिमिलर होगा, मतलब जीन्स तो सिमिलर होंगे, लेकिन एकदम सिमिलर हूबहू आइडेंटिकल हो ये मुमकिन ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्यों ये लाइन क्या रहती है, यहाँ समझिएगा। जस्ट अ मिनट। तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ, ये लाइन क्या कह रही है? ये लाइन यही बताना चाह रही है कि चलिए, जैसा मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कह रहा है कि न्यू इंडिविजुअल इज जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जेनेटिक्स तो सेम होगा लेकिन आइडेंटिकल नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इट इज यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशंस इन स्पीसी। क्यों भाई, यहाँ पे क्यों आइडेंटिकल नहीं है ये जानिए। क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है, मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट है। मेल से आएंगे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम और फीमेल से आएंगे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो दोनों मिल के बनाएंगे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कहने का मतलब 50% मैटरनल होगा एंड 50% मैटरनल होगा एंड 50% पैटर्नल होगा। मतलब 50% मेल का होगा फादर का, 50% फीमेल का होगा यानी मदर का। तो इसी वजह से यहाँ पे वेरिएशन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ये हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, सबसे पहले हम डील करेंगे विद एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जानेंगे कि मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से मोड्स होते हैं। पहला है फिजन। फिजन का मतलब होता है जी टूट जाना। दो चीजें होती हैं, ध्यान समझिएगा। फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और एक और टर्म होता है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, एडिशन। ठीक, तो फिजन में दो तरीके हैं, एक है बाइनरी फिजन, एक है मल्टीपल फिजन। अब मैं बताऊं अगर कि ये जो फिजन है, इसको मैं पहले ही बता दिया कि पेरेंट सेल जो होती है खुद ही डिवाइड हो जाती है दो डॉटर सेल्स में। बाइनरी फिजन, बाई मतलब दो होता है, तो यहाँ पे दो सेल बनती है डिवाइड होके। एग्जाम्पल इसका है अमीबा। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन। क्या है मल्टीपल फिजन? में ढेर सारी सेल्स बन जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम होता क्या है, जरा सा ओवरव्यू कर देता हूं मैं। मान लीजिए अनफेवरेबल कंडीशन होती है मच्छरों की, जब हाई टेम्परेचर हो, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो बहुत ज़्यादा ठंड हो। ये हमेशा मॉडरेट टेम्परेचर में आपको देखेंगे जब इंटरमीडिएट समय चल रहा हो, गर्मी से बरसात या बरसात से ठंड। होता क्या है, ये डिवीजन तो लगातार होगा, ये डिवाइड करेंगे लगातार, लेकिन अपने ऊपर एक प्रोटेक्टेड लेयर बना लिया। ये जो लेयर है दिस इज कॉल्ड सिस्ट, सिस्ट बना लिया। अब इसी के अंदर ये रैपिड डिवीजन करेगी, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होगा तुरंत ये टूटेगा, ये बाहर निकल जाएंगे और जर्मिनेट कर जाएंगे, जर्मिनेट इन द सेंस ग्रो कर जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करूं मैं फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन। सेकंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है जी? फ्रेगमेंट्स का मतलब है टुकड़े। ऑर्गेनिजम्स ब्रेकअप हो जाए, टूट जाए, ये आपका ब्रेकअप नहीं है, ऑर्गेनिजम्स का ब्रेकअप है मतलब टूट जाना। स्मॉल पीसेस में टूट जाए और हर एक स्मॉल पीस अपने आप में नया ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता रखे, उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्पाइरोगायरा का, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये देखिए, एक स्पाइरोगायरा था जो कि फ्रेगमेंट में, ये स्पाइरोगायरा था देखिए, जो कि फ्रेगमेंट में टूट गया और देखो नेक्स्ट बन गया नए ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का टाइप है रीजनरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द रीजनरेशन? रीजनरेशन क्या है? इसमें
ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप कितने भी टुकड़ों में काट दो, वो वापस से उसका हर एक टुकड़ा नया इंडिविजुअल बना ले, उसे हम कहते हैं रीजनरेशन। बेस्ट एग्जांपल होता है ये प्लेनेरिया और हाइड्रा में। दो बातें आप समझिएगा, बच्चों के क्वेश्चन होते हैं जो। लिजर्ड की बात करूं मैं, छिपकली की रीजनरेशन पावर सिर्फ और सिर्फ उसके टेल में होती है, सिर्फ पूंछ में, लेकिन उसकी होल बॉडी रीजनरेट नहीं करती। बट प्लेनेरिया एंड हाइड्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ रीजनरेशन, परफेक्ट रीजनरेशन। कहीं से भी काटिए होल बॉडी बना देगी। देखिए ये हमारे पास ये होल बॉडी थी किसकी, प्लेनेरिया की। ये प्लेनेरिया की रूमिनेंट आई होती है, यहाँ पे रूमिनेंट आई, प्रॉपर आई नहीं होती, ठीक है, कंपाउंड आई भी कह सकते हैं इसको। इसको हमने 3 भाग में काट दिया, तो देखो हर एक बॉडी, ये वाली बॉडी से बना ये नया प्लेनेरिया, इससे ये बना नया, इससे ये बना नया, ठीक है। सेम चीज हाइड्रा में हमने काटा, इससे ये बना नया, इससे ये बना नया, इससे ये बना नया। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बडिंग। नेक्स्ट वन इज बडिंग। बडिंग की मैं बात करूं तो बडिंग क्या है, याद रखिएगा। इसमें भी हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रा का। हाइड्रा में एक छोटा सा बड निकल जाए, जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए ये हाइड्रा था, ये देखिए यहाँ पे जहाँ मार्क कर रहा हूँ, ये छोटा सा बड निकला। ये बड जैसे ही मेच्योर हो गया, देखिए ये बड देखिए मेच्योर हो गया। जैसे ये बड मेच्योर हो गया तो अपने आप ये शेड आउट हो जाएगा, टूट जाएगा, टूट के ये नया इंडिविजुअल बना लेगा, ठीक है, सही है जी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल किसमें देखते हैं हम, हाइड्रा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट इज हमारा आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब देखिए वेजिटेटिव, दो बातें मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, कंसेप्ट तो अच्छा हायर लेवल का है बट समझिए। प्लांट्स में अगर मैं बोलूं फ्लावर को छोड़ दो, प्लांट्स में क्या है, एक्सेप्ट फ्लावर, अगर आप फ्लावर को छोड़ दो बाकी सारे हिस्से को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव रीजन, ठीक है जी। लेकिन अगर आप सिर्फ फ्लावर की बात करो तो फ्लावर इज नोन एज रिप्रोडक्टिव पार्ट बोले तो प्रजनन अंग, ठीक है हिंदी में। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मतलब, इसका मतलब कि भैया इसकी आप फूल से मत बात करो, बाकी सबसे कर लो, ठीक है। तो मतलब ऐसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि प्लांट के रूट से हो जाएं, ऐसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स के रूट से हो जाएं, उनका एग्जांपल क्या है, उनका एग्जांपल अगर मैं दूं तो जैसे अगर मैं बोलूं रूट्स का एग्जांपल दीजिए, तो रूट्स के एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, रूट्स के एग्जांपल मैं लूं तो रूट्स के एग्जांपल हो जाएंगे दहलिया, स्वीट पोटैटो, ठीक है। स्टेम का अगर मैं एग्जांपल लूं तो मतलब इसका मतलब आप समझ रहे हो, रूट्स में जो हो जाए, ठीक है। अगर मैं रूट्स की बात करूं तो रूट्स की एग्जांपल हो जाएंगे पोटैटो, जिंजर, अदरक, आलू, ठीक है जी। और अगर मैं लीव्स की बात करूं, लीव्स के क्या क्या, ब्रायोफाइलम, और ब्रायोफाइलम आप सभी को पता होगा, मैं जरा सा बता रहा हूं, बस देख लीजिएगा। ये ब्रायोफाइलम क्या है, ऐसे होती ये पत्ती होती है और इस पे ही इसका प्लांट जो है ग्रो कर जाता है, ठीक है। इस पे ही इसका प्लांट क्या है, ग्रो कर जाता है। अब जैसे ही इसमें रूट्स का डेवलपमेंट हो जाता है तो ये क्या करता है, ब्रायोफाइलम शेड आउट हो जाता है, ये शेड आउट हो जाता है, बोले तो टूट जाता है। अब जैसे ये टूट जाता है तो इसका ये जो ये क्या है, ये पूरा होल एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है, ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म अपने आप बना लेता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड में क्या क्या आ जाते हैं, आर्टिफिशियल आप सभी जानते होंगे, ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग इज अ टेक्निक जिसमें हम क्या करते हैं इसमें हम लोग करते क्या है, हम लोग इसमें मैंगो का जो सीड होता है ना, उस सीड को निकाल के उसके एम्ब्रियोनिक चीज को उसको ग्रो करते हैं, ठीक है। अब आप सभी को पता होगा कटिंग का एग्जांपल रोज की हम लोग आप देखो तो स्टेम को काटते हैं, स्टेम को काट दिया और लगा दिया डायरेक्ट मिट्टी में, रोज का पेड़ हो गया। लेयरिंग का एग्जांपल आता है जैस्मिन का। लेयरिंग का जरा सा मैं बता देता हूँ। मान लीजिए ये आपकी सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे जैस्मिन का पेड़ हुआ है, ठीक है। इस पेड़ को आप ऐसे जमीन में डिप करके इसका ऊपर का पार्ट हल्का सा निकाल दो बाहर, ठीक है। कुछ दिन होगा क्या कि यहाँ पे रूट आने लगेगी। अब जब रूट आ जाए यहाँ पे तो इस पेड़ को यहाँ से कट कर दो, ये नया पेड़, इससे नया पेड़ बन गया, ठीक है जी। नेक्स्ट आती है बात टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट हमारा होगा टॉपिक टिश्यू कल्चर क्या है
टिश्यू कल्चर में हम करते क्या है, टिश्यू कल्चर में कोई एक छोटा सा प्लांट का हिस्सा लेके पूरे प्लांट को ग्रो कर देते हैं, ठीक है। टिश्यू कल्चर क्या है, इसमें हम नए प्लांट को ग्रो करते हैं बाय द फ्यूजन ऑफ ग्रोथिंग टिप। टिप बोले तो प्लांट का जो सबसे ऊपर हिस्सा होता है, सबसे ऊपरी हिस्से में सबसे ज्यादा डिवीजन पावर होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती है। कौन सी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जाती है वहां पे, जो कि क्लास 9th और क्लास 11th वाले बच्चे जानते हैं, ठीक है। और इस छोटे से पार्ट से हम पूरे होल प्लांट को बना दें, उसी को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड ऑर्किड्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से होते हैं? ऑर्नामेंटल प्लांट्स वो होते हैं जिनसे हम सजावट करते हैं फॉर द डेकोर पर्सन। डेकोरेशन, डेकोरेशन मतलब सजावट के लिए यूज करते हैं जिसको, ठीक है जी। इन टिश्यू कल्चर के आइए देखते हैं, इन टिश्यू कल्चर के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। टिश्यू कल्चर के बेनिफिट्स की मैं बात करूं तो देखिए भाई, इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लांट जैसे बनाना, रोज, जैस्मीन उगा सकते हैं, ठीक है। दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। केला, रोज का फूल और जैस्मिन के फूल को हम उगा सकते हैं जिनकी सीड के बनने की प्रॉपर्टी खो चुके हैं जो लोग। नए प्लांट्स को हम लोग इसमें जेनेटिकली सिमिलर कर सकते हैं प्लांट से, पेरेंट से। क्यों? क्योंकि ये एसेक्सुअल टाइप है ना, उनसे तो हो रहे हैं। हेल्प कर सकते हैं हम लोग ग्रोइंग सीडलेस प्लांट्स, मतलब बीज रहित पेड़ बना सकते हैं। याद रखिएगा, केले का अगर हम पेड़ प्रॉपर रिप्रोडक्शन करवा दें तो केले में ना हम केले को खा ही नहीं सकते, केला खाने लायक बचेगा ही। याद रखिएगा, जो हम केला हम लोग खाते हैं ना, ये पार्थिनोकार्पिक होता है। पार्थिनोकार्पिक क्या है? जो बिना रिप्रोडक्शन, बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाए। अगर केला में सीड आ जाए ना, तो जो हम लोग खाने वाला हिस्सा है वो पूरा सीडेड होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा रिप्रोडक्शन का टाइप होता है स्पोर फॉर्मेशन। इसमें होता है क्या है, इसमें स्पोर्स का इसमें स्पोर्स बन जाते हैं। जैसे कि देखिए, ये ब्रेड मोल्ड का एग्जांपल है, इसका एग्जांपल नहीं, राइजोपस बोल दो या फिर ब्रेड मोल्ड। याद रखिएगा, ये जो है, ये जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी, मतलब इनके लैक सिचुएशन नहीं होगी, तो ये सेल बना के इसके अंदर ग्रो करेंगे। अब ये सेल, इसको बोलते हैं क्या, इसके बाहर कवरिंग को हम लोग कहते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है। जिसपे ये खड़ा होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। इरेक्टेड हाइपा, इरेक्ट मतलब खड़ा होना, ठीक है। अब जैसे ही सिचुएशन अच्छी आएगी तो ये जो लेयर है स्पोरेंजियम की, ये टूटेगी और इसके अंदर से स्पोर्स निकल जाएंगे और स्पोर्स गिरेंगे जमीन पे और वो नए इंडिविजुअल का जनरेशन करवा देंगे, ठीक है। आइए हमारा मेन पार्ट पढ़ते हैं हम, जो आप लोगों को भी जिसका इंतजार है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते ही दिमाग में दो चीज आनी चाहिए कि यहाँ पे दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, वेरिएशन यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब किन्हीं दो पेरेंट्स, मेल और फीमेल का गैमीट का फ्यूजन हो, याद रखिए गैमीट्स का, युग्मक का, गैमीट्स के फ्यूजन मिलाव के साथ जब होता है प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन, उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। डेफिनेशन अधूरी है, याद रखिएगा। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन पूरी बता रहा हूं मैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है व्हेन द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट प्लस फ्यूजन ऑफ फीमेल गैमीट। जब मेल और फीमेल के गैमीट मिल जाएं और मिल के पहली सिंगल सेल स्टेज कंडीशन बनाए, इसको बोलते हैं हम लोग जाइगोट, तब ये पूरा प्रक्रिया, तब ये पूरा प्रोसेस रियल में कहलाता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन प्लांट की बात करें। अगर हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट की बात कर रहे हैं तो कंफर्म है वो फ्लावर से रिलेटेड होगा। जी हाँ, टिपिकल फ्लावर में क्या क्या चीजें होती हैं? 4 चीजें होती हैं, ठीक है। सेपल, पीटल, स्टेमन और पिस्टल, जो कि हम डायग्राम्स बताएंगे। इसके पहले जाने कि बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। बाई मतलब दो, बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में जानते हैं।
सबसे पहले जानिए कि बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है। बाई का मतलब होता है दो, और सेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें दो सेक्स ऑर्गन हो। बोले तो फीमेल और मेल दोनों ऑर्गन हो, उसे हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल। यूनि का मतलब होता है एक, सिंगल बोले तो वन, जिसमें सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन। ठीक है जी। बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो तो बाइसेक्सुअल। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, हिबिस्कस गुड़हल का फूल और मस्टर्ड बोले तो सरसों का। यूनिसेक्सुअल जिसमें केवल मेल हो या तो फीमेल हो, ईदर मेल और फीमेल। एग्जाम्पल इसका पपाया, पपीता, वाटरमेलन, तरबूज। ठीक है जी। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, फ्लावर का स्ट्रक्चर। ये जो ग्रीस पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सेपल। ठीक है जी। और ये जो कलरफुल पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं पेटल्स। ठीक है जी। ये किस लिए होता है, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है जी। अब याद रखिएगा, ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर दिख रही है दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है ये वन, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। एंथर और फिलामेंट को कंबाइनली हम कहते हैं स्टेमन, एंड इट इज ऑल्सो अ मेल पार्ट, इट इज ऑल्सो अ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है जी। अब याद रखिएगा ये क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तीन पार्ट में फीमेल एग्जिस्ट करती है। तो स्टिग्मा, ये बीच वाला स्टाइल, लास्ट वाला ओवरी, इन तीनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं पिस्टल, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है जी। और ये नीचे है, सबसे नीचे ये क्या है जी, ये दिस इज कॉल्ड ओव्यूल, दिस इज कॉल्ड ओव्यूल। ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है स्ट्रक्चर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। आखिर सीड बनता कैसे है, प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन में हम देख रहे हैं। भाई पोलन ग्रेन जो होगा, याद रखिएगा मैं डायग्राम समझा दे रहा हूँ। होगा क्या, जो पोलन ग्रेन है ये स्टिग्मा पे आके स्टिक हो जाएगा। याद रखिएगा ऐसे कई पोलन ग्रेन आ सकते हैं, जो सेम स्पीसी का नहीं होगा उसकी पोलन ट्यूब को नहीं बनाया जाएगा, जो सेम स्पीसी का होगा उसकी पोलन ट्यूब को बनाई जाएगी। ये जो आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड पोलन ट्यूब। ये ट्यूब क्या करती है, ये ट्यूब मेल गैमीट को, ये ट्यूब मेल गैमीट को ट्रांसफर करवाती है, ठीक है जी। पोलन ग्रेन है, ठीक है जी, स्टिकी होता है। अब ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, ये पोलन ट्यूब जो है मेल गैमीट को अंदर ले जाती है, इसको हम लोग कहते हैं ओवरी, तो बता दिया। ये जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड ओव्यूल। ठीक है जी। और ये दोनों सेल्स कहलाती है सेकेंडरी न्यूक्लियस, एंड दिस इज कॉल्ड फीमेल जर्म सेल्स। ये नीचे वाली क्या है, इसे बोलते हैं हम लोग मेल जर्म सेल्स। ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है क्या। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये बातें अगर आपको पता चल गई तो आगे हम देखते हैं क्या है, द सीड जर्मिनेशन, सीड का जो जर्मिनेशन है टू फॉर्म प्लांट अंडर अ सूटेबल कंडीशन सच एज एयर एंड मॉइस्चर। सीड का जर्मिनेशन तभी होगा जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है। ठीक है जी। चलो अब यहीं पर कंसेप्ट आता है डबल फर्टिलाइजेशन का। आखिर ये डबल फर्टिलाइजेशन है क्या, दो बार फर्टिलाइजेशन होना। जी हाँ, सबसे पहली बार, यानी कि सबसे पहले क्या फ्यूजन होगा, सबसे पहले मेल गैमेट मिलेगा, एन नंबर ऑफ फीमेल गैमेट मिलेगा, एन नंबर ऑफ, दोनों मिलेंगे, प्रोसेस कहलाता है सिंगैमी। याद रखिएगा सिंगैमी, सिंग का मतलब होता है मिलना, गैमी का मतलब होता है गैमीट का मिलना। सिंग का मतलब होता है मिलना, कंबाइंड। ठीक है जी। और गैमी का मतलब होता है गैमीट्स का, इसका मतलब गैमीट्स का मिलना। अब जब मेल और फीमेल गैमीट्स मिलेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, टू एन नंबर, क्योंकि एन इसने दिया एन इसने दिया तो एन प्लस एन क्या बनता है, एन प्लस एन 2n बनेगा, है जी। अब इस जाइगोट का ग्रोथ और डेवलपमेंट होके ये बन जाएगा एम्ब्रियो ने। ठीक है जी। अब सेकेंड फ्यूजन क्या होता है, मतलब दूसरी बार जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्या कहानी है, उसकी कहानी देखते हैं। उसकी कहानी की मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है, जो मेल गैमीट होता है एन नंबर, और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है 2n, याद रखिएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस इज ऑलवेज इन 2n फॉर्म।
ये आगे चल के प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं, जो कि क्या करेगा, 3n कंडीशन होती है, क्योंकि देखो ना यार n+2n क्या बनेगा, 3n बनेगा। अब इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा और ये एंडोस्पर्म बनाता है। अब ये एंडोस्पर्म क्या है, ये एंडोस्पर्म क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग फ्रूट और सीड को, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। एन नंबर को हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड कंडीशन, जिसमें क्या होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। 2n को हम लोग बोलते हैं डिप्लॉइड कंडीशन, डाइप्लॉइड, डाई मतलब 2 होता है खुद ही, मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। 3 को बोलते हैं हम लोग ट्रिप्लॉइड कंडीशन, बोले तो 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये तो बेसिक बातें हैं। यहाँ तक आप अगर पढ़ लिए हो और मेरी अर्ली क्लासेस देखे होगे जिसमें डिटेल लेक्चर मैंने पढ़ाया है, तो आप सभी को इतनी बातें तो कन्फर्म है कि क्लियर होंगी। चलिए नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, जिसका आपको इंतजार था और जो टॉपिक आपको केवल समझ में आता है, सिंगल टॉपिक। नेक्स्ट वन इज, इसमें हम कहते हैं कि ह्यूमंस यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस कौन सा मोड यूज करते हैं, सेक्सुअल मोड यूज करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। अब इसमें बात आती है सेक्सुअल मैच्योरेशन क्या है। सेक्सुअल मैच्योरेशन वो स्टेज है, या फिर मैं कहूं ऐसा पीरियड ऑफ टाइम है जो कि सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करवाए, गैमीट्स का फॉर्मेशन करवाए। इसी को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेल, या द प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स दैट इज ओवा फीमेल में, या एग बोल लो, स्पर्म्स मेल में स्टार्ट हो जाए बनना बॉडी में। दिस पीरियड इज कॉल्ड सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पबर्टी। तो याद रखिएगा, ये पबर्टी का एग्जाम्पल भी बन जाता है, पबर्टी का डेफिनेशन बन जाता है, ठीक है जी। नाउ कमिंग अप विथ चेंज एट पबर्टी। आखिर पबर्टी यानी कि किशोरावस्था में क्या क्या बदलाव आते हैं, फटाफट देख लेते हैं। कॉमन इन मेल और फीमेल, ऐसे बदलाव जो मेल और फीमेल दोनों में आते हैं। देख लीजिए, पहला ऐसे बदलाव मैं बताने जा रहा हूँ जो पबर्टी में आए और दोनों मेल और फीमेल में कॉमन हो। क्या है, थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स, ठीक है, ये आर्मपिट्स में हेयर आ जाना, जेनाइटल एरिया में आ जाना, मतलब कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के आसपास आ जाए। स्किन बिकम ऑयली, कहते नहीं पिंपल्स आने लगते हैं, और इट रिजल्ट इन पिंपल्स, ठीक है जी। अब ऐसे चेंजेस देखते हैं हम जो सिर्फ और सिर्फ किसमें आए, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स में दिखे। ब्रेस्ट साइज बीइंग्स इंक्रीज, ब्रेस्ट का साइज बड़ा होने लगता है, ठीक है जी। गर्ल्स बीइंग टू मेंस्ट्रुएट, मेंस्ट्रुअल साइकिल यहीं से स्टार्ट हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। अब ऐसे चेंजेस देख लेते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस में दिखें, सिर्फ और सिर्फ बॉयज में दिखें, लड़कों में। थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस, मुस्टैच और बियर्ड्स का डेवलपमेंट होने लगे। वॉइस बीइंग क्रैक, आवाज थोड़ा फटने लगे और भारीपन आ जाए। दिस चेंजेस सिंगल दैट, ये चेंजेस जो है सिग्नल है किस बात का, सेक्सुअलिटी मैच्योरनेस या फिर सेक्सुअल मैच्योरिटी की टेक्स प्लेस, मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी आ चुकी है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जान लेते हैं फटाफट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैं बात करूं तो सबसे पहला इट कंसिस्ट ऑफ, अच्छा ये इसको डायग्राम से समझा देता हूँ, बेस्ट समझ में आएगा, है जी। चल, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम डायग्राम समझेंगे। देखो, मेल में ए पेयर ऑफ टेस्टिस होती है, ठीक है, जिसको प्रोटेक्ट करता है कौन, स्कॉटम। याद रखिएगा, ये जो टेस्टिस होती है, ये जो ऐसे 3 लाइन लिखी है, ये मसल्स होती है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रीमिस्टर मसल्स। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रीमिस्टर मसल्स। क्या काम करती है, एलिवेट करना और डिसेंड करने में। याद रखिएगा, ये स्क्रोटम और टेस्टिस हमारी बॉडी के बाहर होता है, क्यों, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेस्टिस को अपनी बॉडी, नॉर्मल बॉडी लगभग 32 टू 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। अब अगर ये अपनी बॉडी में होता तो अपनी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो स्पर्म का प्रोडक्शन ही ना हो पाता। तो स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके इसलिए ये बाहर होता है। याद रखिएगा, ठंड के मौसम में ये एलिवेट रहता है, उठा मतलब एकदम सटा रहता है बॉडी, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा है और उसे चाहिए क्या, गर्माहट, ठीक है। अब गर्मियों में ये डायलेट रहता है, नीचे रहता है, क्योंकि चारों तरफ गर्मी है, अब बॉडी खुद गर्म रहती है, दैट्स व्हाई। तो ये सब एलिवेट और डिसेंट कौन करवाएगा, क्रीमिस्टर मसल्स, जो कि स्प्रिंग जैसी होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसके अंदर टेस्टिस है, इसके अंदर क्या है, स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, इसके अंदर क्या होगा, स्पर्म प्रोडक्शन।
स्पर्म का प्रोडक्शन होगा इसके अंदर जी, ठीक है। अब ये स्पर्म जो होते हैं वो टेम्परेरली, मतलब कुछ समय के लिए, ये जो डार्क कलर से मैं बना रहा हूँ, ये डार्क कलर का जो मैं बना रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं एपिडेडिमिस। क्या? एपिडेडिमिस। स्पेलिंग हर बुक में अलग अलग हो सकती है, बड़ा चिंता ना करना। अब इस एपिडेडिमिस का काम क्या है? जो स्पर्म्स बन गए हैं उनको फंक्शनली मैच्योर करवाओ, उनको फंक्शनली मैच्योर करवाओ। तो फंक्शनली मैच्योरनेस प्लस टेम्परेरी स्टोरमेंट। टेम्परेरी मतलब हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए अपने पास रखेगा। कौन? एपिडेडिमिस, ठीक है जी। इसके बाद स्पर्म यहाँ से ट्रेवल करते हुए किसके थ्रू? वास्ट डिफरेंस के थ्रू ट्रेवल करते हुए स्पर्म आएगा 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 आएगा। यहाँ पे सबसे पहले इसको मिलेगा सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल का काम क्या होता है? ये मिल्की नेचर प्रोवाइड करता है। क्या करेगा? ये मिल्की नेचर क्या करेगा? स्पर्म में डाल देगा, सफेद कलर का, कोगुलेट कर सके। अब आप समझो, सीमेन जब निकलता है बॉडी से तो उसकी स्पीड बहुत हाई होती है। अगर सारी स्पीड बाहर यूज कर लेगा तो अभी तो ट्रेवल करना है फीमेल की बॉडी में भी, तो इसको क्या करेगा? फ्रीज कर देगा, शांत करवाएगा, जल जैसा बना देगा, मिल्कीनेस प्रोवाइड करेगा, वाइटनेस, ठीक है जी। अब जैसे सीमेन स्पर्म आगे बढ़ेगा, स्पर्म यहाँ पहुंचा, याद रखिएगा यहाँ पे ये दो बातें समझिएगा। दिस इज अ कॉमन पाथ, दिस इज अ कॉमन पाथ फॉर द यूरिनेशन। ये क्या है? ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये है यूरिनरी ब्लैडर। इस ब्लैडर के एंड पे यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जो रिसीव करे वो रिसेप्टर है। तो जब ये भर जाता है यूरिनरी ब्लैडर, तो इसी रिसेप्टर से मैसेज जाता है हमारे हाइपोथैलेमस को कि अब हमें यूरिनेशन करना है, यूरिन आई है, ठीक है जी। और ये क्या है जी? ये यूरेथ्रा, जिससे किडनी से आती है यूरिन, ठीक। अब याद रखिएगा, सेमिनल वेसाइकल से आगे बढ़ा तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड, अपना प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना सेक्रेशन देगा। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगा? प्रोस्टेट ग्लैंड बोलेगा कि मैं फ्यूल दे देता हूँ इसको। ये क्या करेगा? ये दे देगा फाइब्रिनोजेंस को, दे देगा फ्रक्टोज, दे देगा फ्रक्टोज। याद रखिएगा, आज के बाद कोई पूछे व्हाट इज द फ्यूल ऑफ सीमेन, सॉरी व्हाट इज द फ्यूल ऑफ स्पर्म, तो बोलिएगा फ्रक्टोज, फ्यूल ऑफ स्पर्म, ठीक है जी। मतलब स्पर्म का फ्यूल क्या होता है जी? स्पर्म का फ्यूल क्या होता है? फ्रक्टोज, ठीक है जी। अब याद रखिएगा, स्पर्म पहले अकेला था तो स्पर्म कहते थे। जैसे स्पर्म में सेमिनल वेसाइकल का कंटेंट आ गया, स्पर्म में जैसे ही सेमिनल वेसाइकल का कंटेंट आ गया और प्रोस्टेट ग्लैंड का कंटेंट आ गया, अब ये यहाँ पे जब स्पर्म पहुंचा तो स्पर्म नहीं रह गया, अब ये बन गया सीमेन। क्या बन गया? ये सीमेन, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा मेरी, कि सेमिनल वेसाइकल दो होते हैं पेयर में, वन पेयर मतलब नंबर में दो, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड दिखता दो है लेकिन ये होता है नंबर में एक ही, ठीक है जी। अब यहाँ पे सीमेन आएगा और सीमेन यहाँ से आएगा, बॉडी से निकल जाएगा, इसको बोलते हैं सीमेन। इस यहाँ पे इस पाथ को बोलते हैं हम लोग पीनस। ये क्या है? पीनस। पीनस क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है। पीनस इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, और जिस कॉर्ड से आता है इसको बोलते हैं हम लोग यूरेथ्रा। इससे इसी के आगे आएगा सीमेन, बाहर हो जाएगा, बॉडी से निकल जाएगा बाहर। याद रखिएगा, ये जो बल्जेज पार्ट होता है, ये जो पार्ट बल्जेज होता है मतलब उठा हुआ बल्ब जैसा, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्या? इसको हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस, ठीक है जी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लांस पेनिस, ठीक है जी। अब याद रखिएगा, ये जो ऊपर की पीनस में ऊपर की ये जो स्किन होती है, ये जो ऊपर की स्किन होती है जो कि पीछे आती है ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्शन, इस स्किन को हम लोग कहते हैं, इस स्किन का दो नाम है। एक तो बोलते हैं इसको, कुछ लोग बोलते हैं फोर स्किन, फोर स्किन, फोर स्किन भी कह सकते हो, या फिर इसका एक और नाम है प्रीपियूस, और इसका क्या नाम है? इसका और नाम है प्रीपियूस, ठीक है जी। अब याद रखिएगा, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूं तो मुस्लिमों में जो ये प्रीपियूस होता है, इस प्रीपियूस को काट दिया जाता है, ठीक है जी। और दिस कटिंग डाउन, सर्जिकली रिमूवल ऑफ प्रीपियूस और फोर स्किन इज कॉल्ड सर्कमसिजन। हिंदी में इसको खतना बोलते हैं, और इसको सर्जिकली क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं सर्कमसिजन, सर्कमसिजन, ठीक है।
सर्जिकली रिमूव कर देने को हम लोग बोलते हैं सर्कमसिजन। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अब ये करती क्या है, ये जो फोर स्किन है ना, फोर स्किन की जो लेयर होती है अंदर एक वाइट सब्सटेंस निकालती है ताकि ये लुब्रिकेशन बना रहे इसमें। उस सब्सटेंस को बोलते हैं हम लोग स्मैग्मम। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्मैग्मम। आई होप आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा, सारी बातें आ गई होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और इसको भी हम डायग्राम से ही शो करेंगे। सबसे पहले इसके मैं एनाटॉमिकल व्यू को बताऊं तो उसके पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इसका मॉर्फोलॉजिकल व्यू। इसका मैं मॉर्फोलॉजिकल व्यू बता दूं तो कुछ ये ऐसा दिखता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मॉर्फोलॉजिकल व्यू बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। ये यहाँ पे ये क्या है ये हैं प्यूबिक हेयर्स, ये हैं प्यूबिक हेयर्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे सिंगल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्लिटोरिस। क्लिटोरिस क्या है? दिस इज हाईली सेक्सुअल सेंसिटिव ऑर्गन, हाईली सेक्सुअल सेंसिटिव, हाईली सेक्सुअल सेंसिटिव ऑर्गन। ठीक है जी। इसी सेक्सुअल सेंसिटिव ऑर्गन को रब करके फीमेल्स क्या करती हैं? मैस्टरबेट करती हैं। इट हेल्प इन मैस्टरबेशन। जिसको हिंदी में बोलते हैं हस्तमैथुन। ठीक है जी। इसके जस्ट नीचे याद रखिएगा यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। इसके जस्ट नीचे क्या होती है जी? इसके जस्ट नीचे होती है यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग जिससे क्या होता है? एक्सक्रीजन होता है, जिससे यूरिन का रिमूवल होता है। यूरिन का रिमूवल होता है। ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे होता है यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं वेजाइनल ओपनिंग। क्या बोलते हैं इसको? वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है जी। इसको ही बोलते हैं हम लोग बर्थ कैनाल भी कहते हैं। ठीक है जी। अब इसके जस्ट नीचे, इसके भी नीचे होता है यहाँ पे एनल सर्कल, इसको हम लोग बोलते हैं एनस, जिससे वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है। ये रहा, ये है फीमेल का मॉर्फोलॉजिकल व्यू। ठीक है जी। अब हम एनाटॉमिकल व्यू देख लेते हैं। एनाटॉमिकल व्यू की मैं बात करूं तो याद रखिएगा फीमेल्स में ए पेयर ऑफ ओवरी होता है। ए पेयर ऑफ ओवरी। ओवरी क्या है? ओवरी आर द प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। क्यों? क्योंकि ओवरी से ही रिलीज होता है ओवा, बोले तो एग। ठीक है जी। हर 28 डेज पे एग को फिम्ब्राई रिसीव करती है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको बोलते हैं हम लोग फिम्ब्राई। ठीक है जी। एग यहाँ पे आएगा, इसको हम लोग कहते हैं ओविडक्ट, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब भी। ओवा यहाँ पे आएगा। याद रखिएगा जैसे ओवा रिलीज होगा आपकी फीमेल की बॉडी में एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है, वॉल बनने लगती है, जिसको हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम बन क्यों रही है? याद रखिएगा ये एंडोमेट्रियम आगे चल के प्लेसेंटा बनेगी, जो कि फर्टिलाइज्ड ओवा को, जो कि फर्टिलाइज्ड सेल को क्या करेगी? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। और साथ ही साथ आप सोचो ना, ये आएगी तो यहाँ पे जब ओवा फर्टिलाइज हो जाता है तो ओवा को यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि इसको एटलीस्ट 24 आवर्स लगते हैं किसमें? इम्प्लांटेशन होने में, इम्प्लांट होने में। जब यहाँ पे ओवा यूट्रस में आके यूट्रस की बॉडी में बिल्कुल ऐसे इंसर्ट कर जाती है थोड़ी सी, ताकि उसे सपोर्ट मिल सके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ठीक है जी। अब ये जब इम्प्लांट होगी तो यही एंडोमेट्रियम की वॉल जो है कन्वर्ट हो जाएगी प्लेसेंटा में, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। लेकिन 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 अगर फीमेल बॉडी को एग स्पर्म सेल्स मतलब कि मिले ही ना, तो ये यहीं पे इस एंडोमेट्रियम की जो वॉल है, ये वॉल का टूट जाना होगा। ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। क्या? ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की वॉल टूट जाएगी, और जैसे ही एंडोमेट्रियम की वॉल टूटेगी, दिस प्रोसीजर
द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लीड्स टू द प्रोसेस कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल, सॉरी सेल लिख दिया. मेंस्ट्रुअल साइकिल मींस मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन जिसको आम भाषा में पीरियड्स भी कहते हैं, पीरियड्स का फ्लो. ठीक है जी. तो यहाँ तक हमने देख लिया कि आखिर क्या होगा जब एंडोमेट्रियम टूटती है, तो उसका रिजल्टेंट निकलेगा कि मेंस्ट्रुएशन होगा, ये हमें पता चल गया. ठीक है. अब वही बात यहाँ पे दिया है कि व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड, जब एग फर्टिलाइज्ड होगा तो जाहिर सी बात है जाइगोट बनेगा. ठीक है. और उसके साथ साथ एम्ब्रियो बन के उसका फर्दर डेवलपमेंट होगा. ठीक है. एम्ब्रियो न्यूट्रिशन कहाँ से पाएगा? एम्ब्रियो न्यूट्रिशन अभी मैंने जो बोला, जो एंडोमेट्रियम की वॉल टूटी है यही आगे चल के बनाएगा प्लेसेंटा, और जिससे अटैच होगा अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसके थ्रू बॉडी में, जिसके थ्रू एम्ब्रियो को माँ से न्यूट्रिशन और वेस्ट मटेरियल दोनों का ही एक्सचेंजमेंट होगा. ठीक है जी. इससे ये देखो एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल्स का. ठीक है. अब देखो द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू द बर्थ, मतलब फर्टिलाइजेशन से लेके बर्थ तक का टाइम पीरियड कहलाता है गेस्टेशन पीरियड. ये आपके 1 नंबर में आ सकता है. और ये गेस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ्स का. ये गेस्टेशन पीरियड होता है कितने मंथ्स का है? 9 मंथ्स का होता है. इन केस अगर वीक में ऑप्शन में दिया है एमसीक्यू में, तो इसको आप 36 वीक्स लिख सकते हैं. 36 वीक्स. ठीक है. 36 वीक्स. अब आगे की बात करेंगे जब क्या हो, जब व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, जब एग फर्टिलाइज्ड नहीं होगा तब क्या होगा? जब एग फर्टिलाइज्ड नहीं होगा तो देखो, तो क्या होगा, यूट्रस जो है मंथली रिसीव करता है, हर मंथ क्या रिसीव करता है एग. लेकिन अब जब फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं तो होगा क्या? एंडोमेट्रियम की वॉल टूटेगी. वही यहाँ पे कह रहा है कि जो लाइनिंग है, लाइनिंग से यहाँ प्रिफर कर रहे हैं एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम टूट जाएगी. जब ये टूटती है तो ये जो थिन लाइन है ना एंडोमेट्रियम, यही जो है वेजाइना से एज अ ब्लड एंड म्यूकस के फॉर्म में निकलता है. और ये साइकिल हर 28 डेज पे होती है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, या फिर इसी को हम कॉमन लैंग्वेज में पीरियड्स का फ्लो भी कहते हैं. इसी को हम कॉमन लैंग्वेज में पीरियड्स का फ्लो भी कहते हैं. ठीक है जी. पीरियड्स. ठीक है. इतनी बात क्लियर है. अब आगे बात करते हैं, कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे. रिप्रोडक्टिव हेल्थ की. रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आपको एक सोसाइटी में किसी को हेल्दी बोलने का क्राइटेरिया क्या है? जब वो फिजिकली, इमोशनली, सोशली और बिहेवियर वाइज फिट हो. जब इन सारे एस्पेक्ट्स के ड्यूरेशन में इंसान फिट हो तो उसे हम कहेंगे यस इट इज अ, या फिर ही और शी इज अ फिट और हेल्दी पर्सन. ठीक है. हम बात करेंगे एसटीडीज के बारे में. नेक्स्ट आता है बात एसटीडीज के बारे में. एसटीडीज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज. अब इन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में से वायरल यानी बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन सी डिजीज हैं? गोनोरिया एंड सिफिलिस आर द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज दैट कैन बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. बट वायरल कौन है? वायरल मतलब जो फैल सके, उसमें से है वार्ड्स एंड HIV एड्स. ठीक है. एक बात ध्यान रखिएगा, एड्स होता है HIV वायरस के कारण, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस भी कह सकते हो आप इसको. ठीक है. अब होता क्या है ना, इंसान HIV की वजह से नहीं मरता. ये HIV आपकी WBCs को, ये HIV जो है ये आपकी WBC सेल्स को ख़त्म कर देती है पूरी तरीके से. इसमें ही मैं बात करूँ और डिटेल में, तो कंसाइज वे में, कि भैया आपके जो हेल्पर टी सेल्स हैं, यानी कि TH सेल जिसको हम लोग बोलते हैं हेल्पर टी सेल, वो ख़त्म कर देगी. तो जो छोटे मोटे वायरस है ना, जो जुकाम खांसी के वायरस है, जिनको हम बोलते हैं राइनो वायरस, ये राइनो वायरस की वजह से इंसान की डेथ हो जाएगी. ठीक है जी. तो एड्स क्या है, और एड्स का फुल फॉर्म, एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. लिख देता हूं, एक्वायर्ड इम्यूनो
डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कॉन्डम्स। यूजेस ऑफ जो कॉन्डम्स हैं, यूजेस ऑफ कॉन्डम्स प्रिवेंट्स द दिस इन्फेक्शंस टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक कॉन्डम के यूज से हम इनसे बच सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कॉन्ट्रासेप्शंस की। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है रुकावट या फिर किसी चीज़ को रोक देना, बैरियर प्रोवाइड करना। इट इज़, अब इसका मतलब क्या है? इट इज़ अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी। कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाव ही कहलाता है कॉन्ट्रासेप्शन। अब कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स कितने हैं? मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, मैकेनिकल मेथड होता है, केमिकल मेथड होता है, आईयूडीज होते हैं एंड सर्जिकल मेथड होता है। ठीक है जी। मैकेनिकल मेथड्स में आते हैं कॉन्डम्स एंड सर्विकल कैप्स, केमिकल में आते हैं ओरल पिल्स, ठीक है। आईयूडीज में आते हैं लूप्स, हेनले लूप जिसको बोलते हैं, कॉपर टी, और सर्जिकल मेथड में आता है वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। थोड़ा सा इसको ब्रीफ में ले लेते हैं। मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में अगर मैं फिजिकल बैरियर की बात करूं तो फिजिकल बैरियर में आता है टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ एग्स एंड स्पर्म। फिजिकल बैरियर का मतलब कि एग और स्पर्म का मिलाव ही रोक दो। इससे कैसे कर सकते हैं? बाय यूजेस ऑफ कॉन्डम्स एंड सर्विकल कैप्स, सर्विकल कैप्स एंड डायफ्राम्स। सर्विकल कैप की मैं बात करूं तो आपको डायग्राम से बता सकता हूं। ये जो आप देख रहे हो ये हिस्सा, ये सर्विक्स, यहाँ पे एक कैप लगा देना ही कहलाता है ये सर्विकल कैप्स। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट वन इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड देखते हैं। अब केमिकल मेथड में मैं बात करूं तो केमिकल मेथड में यूजेस ऑफ ओरल पिल्स। ओरल का मतलब होता है मुंह से, ओरल का मतलब होता है मुंह से, या और पिल्स हम कैसे लेते हैं? पिल्स हम माउथ से ही तो लेते हैं। अब ये पिल्स, ओरल पिल्स, अब ये पिल्स का मैं कुछ एग्जांपल आपको दूं तो एक है मालाडी एंड मालाएस। ठीक है जी। नाउ कमिंग अप विथ नेक्स्ट कि भैया दीज चेंजेस, आखिर ये पिल्स करते क्या हैं? ये हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी को ऐसा करते हैं कि अब वो एग ही नहीं रिलीज करेगा। जब एग रिलीज ही नहीं होगा तो मिलेगा किस? ठीक है जी। ये इनके साइड इफेक्ट्स बहुत हो सकते हैं। ठीक है, तो पर्सनली मैं इसकी सलाह तो नहीं दे सकता। नेक्स्ट है आईयूडीज। आईयूडीज मतलब इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, मतलब ऐसा डिवाइस जो आपके यूट्रस में सेट करे जाएं, जैसे कि कॉपर टी एंड हेनले लूप्स आर प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी। क्यों? ये कॉपर क्या है? याद रखिएगा, कॉपर टी रिलीज करेगा यूट्रस में कॉपर आयंस, कॉपर +2। अब ये कॉपर जो होता है ये एज अ स्पर्मिसाइड्स की तरह एक्ट करता है, स्पर्मिसाइड्स की तरह एक्ट करता है। और कभी भी किसी के पीछे अगर साइड लग जाए, कभी भी किसी के पीछे साइड लग जाए तो आप समझ लीजिएगा कि क्या है, कि वो उस चीज़ की कॉज करवा रही है डेथ। तो स्पर्मिसाइड्स मतलब स्पर्म का खात्मा। ठीक है जी। इसी तरह आपने सुना होगा पेस्टिसाइड्स के बारे में, जिससे पेस्ट को मारा जाता है। नेक्स्ट वन इज सर्जिकल मेथड। नेक्स्ट वन इज सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारा सर्जिकल मेथड। और सर्जिकल मेथड तो बहुत ही फेमस है। सर्जिकल मेथड को हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं नसबंदी। मेल में सर्जरी के थ्रू वॉश डिफरेंस को काट दिया जाए जिससे स्पर्म का ट्रांसफर ना हो सके, उसे कहते हैं वासेक्टोमी। ठीक है जी। और फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब्स को काट दिया जाए ताकि एक्स का ट्रांसफर ब्लॉक हो जाए, उसे हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। उसे हम क्या कहेंगे जी? उसे हम कहेंगे ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में और वासेक्टोमी मेल्स में। ठीक है जी। लास्ट टॉपिक आपके बुक में दिया है फीमेल फोर्टिसाइड्स। याद रखिएगा, फीटल स्टेज में ही फीमेल को मार देना कहलाता है फीमेल फोर्टिसाइड। ये बिल्कुल इल्लीगल है, बिल्कुल ही इल्लीगल है, ये बिल्कुल ही इल्लीगल है। याद करिएगा,
कभी भी सेक्स के बेस पे, कभी भी सेक्स के बेस पे आप किसी को भी अबॉर्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि इसी वजह से आप कितना भी अल्ट्रासाउंड कराओ सेक्स रिवील नहीं किया जाता। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उनके जवाब पता करते हैं। पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू, देखते हैं फटाफट। एमसीक्यू है, गैमेट्स आर फाउंड इन, गैमेट्स कहाँ बनते हैं? गैमेट्स, आखिर गैमेट्स कहाँ बनते हैं? गैमेट्स कहाँ बनते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? ना। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में? ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? जी हाँ बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस्ड बाय, प्लाज्मोडियम कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बडिंग से? नहीं। फ्रेगमेंटेशन? नहीं। बाइनरी? ना। मल्टीपल फिजन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लावर, कौन फ्लावर का पार्ट नहीं है? जाहिर सी बात है स्टेम, स्टेम इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लावर। कार्पेल भी है, सेपल भी है, स्टेमन भी है। रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स अलाइव, fulfill their energy requirement, maintain growth, ना। by continue the species generation after generation। ठीक है जी। which among the following disease is not sexually transmitted, कौन ऐसा डिजीज है जो सेक्सुअली नहीं ट्रांसमिट होता? तो सबसे भैया क्लोरेला, क्लोरेला सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होता है। बाकी सिफिलिस भी एसटीडी है, एचआईवी भी, गोनोरिया भी। ठीक है। छठवें क्वेश्चन की मैं बात करूं, दी एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड इनटू सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन लेशमानिया, लेशमानिया में सेल डिवीजन मतलब रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय बाइनरी फिजन। कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन जीन्स, ना तो साइटोप्लाज्म में होता है, ना तो राइबोसोम, ना तो गोल्गी, बट जीन में होता है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि जीन ही तो है, जीन्स आर द जेनेटिक मटेरियल, because they are the genetic materials। ठीक है जी। नेक्स्ट बताइए, सी वाला जो नीचे का हिस्सा है वो क्या बनाएगा? रूट बनाएगा। वो क्या बनाएगा? रूट बनाएगा। आर से रूट, आर से रेडिकल, यानी कि जो सी है वो रेडिकल होना चाहिए। सी रेडिकल इसमें भी है, सी रेडिकल इसमें भी है, इन दोनों में सी रेडिकल नहीं है तो इसको पहले ही हटा दो। ए वाला जो है वो प्लीम्यूल बनाएगा, शूट। तो यहाँ पे ए वाले में कॉटिलिडन दिया है, यहाँ पे प्लीम्यूल, इसका मतलब ये गलत है, ये आंसर सही है। ठीक है जी। नाइन्थ क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एडोलेसेंस, एडल्ट होते टाइम सेक्सुअल मैच्योरेशन लड़कों में किस कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं? क्रैकिंग ऑफ वॉइस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ऐसा फ्लावर जो यूनिसेक्सुअल हो, इसमें सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन हो। एग्जाम्पल है पपाया। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है क्या? आई होप आपको ये कुछ क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करिए, आपके वन शॉट सारे चैप्टर को मैं कंप्लीट करवा दूंगा 15 से 20 दिन के अंदर। प्लीज़ इसको देखिए, PYQs लगाइए। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वन शॉट नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी।